नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्यकालीन इतिहास जो है 1200 लगभग 1200 ईस्वी से शुरू होता है, लेकिन अभी मैं आपको 800 से 1200 ईस्वी के मध्य पढ़ाऊँगा। ठीक है, ये वैसे तो अगर इसे कहा जाए तो पूर्व मध्यकालीन का टाइम है। ठीक है, लेकिन मैं इसको मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत ही रखकर पढ़ाऊँगा। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आप इस टाइम पीरियड को सही से पढ़ लेंगे तब आपको मध्यकालीन इतिहास भी अच्छे से समझ में आएगा। और ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक आध क्वेश्चन तो ज़रूर आपके एग्ज़ाम में बनते ही बनते हैं। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा किसी भी एग्ज़ाम में। मैंने एशियंट हिस्ट्री की पूरी क्लास आपको दे चुका हूँ। अगर आपने किसी भी रीज़न से वो क्लास मिस कर दिया है तो आप ज़रूर देखिएगा, चैनल पर जाइए, वहाँ 12 वीडियो का आपको एक संग्रह मिलेगा एशियंट हिस्ट्री के नाम से। वहाँ जाइए, आप 12 वीडियो को एंजॉय करिए, वहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हो, कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, गारंटी है वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध हैं पृथ्वीराज तृतीय, और ये शासक थे अजमेर के। अजमेर आप जान ही रहे हैं कहाँ था इस समय या कहाँ है, तो राजस्थान। इनका टाइम पीरियड जो है 1177 से 1192 ईस्वी के मध्य रहा। ठीक है, इन्होंने 2 युद्ध बहुत महत्वपूर्ण लड़े। एक था 1191 ईस्वी और दूसरा था 1192 ईस्वी। ठीक है, और दोनों युद्ध जो है आपका तराइन के मैदान में लड़ा गया था। इनके विपरीत कौन था? मोहम्मद गोरी। ये था दोनों युद्ध में। पहले में जो है पृथ्वीराज विजयी हुए। ठीक है, और दूसरे में मोहम्मद गोरी। कहा जाता है कि आप अपने जो दुश्मन है उसको कभी भी माफ़ मत करिए। इन्होंने यही गलती किया कि 1191 में जब इन्होंने हराया मोहम्मद गोरी को तो इसको ज़िंदा छोड़ दिया। यही इनका जीवन का सबसे बड़ी गलती थी। ये वापस लौट कर आया 1192 ईस्वी में, फिर से युद्ध लड़ा और पृथ्वीराज को हरा दिया और इनको मौत के घाट भी उतार दिया। तो आपको हिस्ट्री से एक सीख ये भी मिलती है कि आपको अपने दुश्मन को छोड़ना नहीं है, उसको पनपने देने का मौका नहीं देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ताम्रलेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, तो ये था जावा और सुमात्रा के राजाओं के साथ। भारत में एक राजवंश था पाल वंश, और इसका शासक था देवपाल। ये शासक जो है, इसका संबंध जो है जावा और सुमात्रा के राजाओं के साथ था। जावा के एक शासक थे शैलेंद्र वंशी नाम से, शैलेंद्र वंश यहाँ था। ठीक है, तो इसका एक शासक था बालपुत्र देव। इसने जो है, इसके साथ इनका संबंध था। रीज़न ये था कि इन्होंने जो है बालपुत्र देव ने देवपाल से बौद्ध विहार के लिए 5 गांव दान में मांगा था। ठीक है, और इन्होंने दिया भी था, और ये भारत में ही बनवाया था। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का डिटेल। अगला क्वेश्चन। सुवर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान के लिए प्रार्थना की थी? तो जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ, ये पिछला क्वेश्चन का प्रतिरूप है। ये बाल पुत्र देव हैं और ये शैलेंद्र वंशी थे, और इन्होंने जो पाल वंश के शासक थे देवपाल, बालपुत्र देव जो है देवपाल से 5 गांव दान में मांगा था नालंदा विश्वविद्यालय के लिए। ठीक है, या कह लीजिए नालंदा बौद्ध विहार के लिए। अगला क्वेश्चन। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? तो ये बनवाया था इन्होंने सारनाथ में। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है, तो इन्हें सूर्यवंशी बताया गया है। आल्हा उदल संबंधित थे, तो ये महोबा से संबंधित थे। महोबा में एक राजवंश था चंदेल राजवंश, ये शासन करता था वहाँ। चंदेल राजवंश के एक राजा थे
परमारदेव, इन्हीं का सेनापति थे आल्हा उदल। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध लड़ते हुए आल्हा उदल वीरगति को प्राप्त हुए। और ये सारी जानकारियाँ आपको मिलती कहाँ हैं? तो एक पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, पहली पुस्तक इससे जानकारी मिलती है, और एक पुस्तक है आल्हा खंड, इससे भी जानकारी मिलती है। किसके बारे में? आल्हा उदल के बारे में, कि ये थे किसके सेनापति? परमारदेव के थे। और इस पुस्तक को लिखा किसने था? बहुत ही फेमस है, बार बार एग्जाम में आता है, चंद्रवरदाई, इसने लिखा था। और आल्हा खंड को लिखा था जगनिक ने। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का डिटेल था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? मैं बता चुका हूँ, चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो ये थे जयानक। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो अब्दुल रहमान हमीर रासो, यही आपका गलत है। इसको लिखा था सारंगधर ने। चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो सही है। जगनिक, आल्हा खंड ये भी सही है। और नरपत नाल बीसल देव ये भी सही है। ये सारे रचनाएं आप याद रख सकते हैं, आपके एग्जाम के दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिलका या दिल्ली शहर की स्थापना की थी? तो ये था आपका तोमर वंश। तोमर वंश के शासक थे अनंगपाल, इन्होंने ही दिल्ली की स्थापना की थी। और ये बात आपको कहाँ से पता चलती है कि अनंगपाल ने दिलका या दिल्ली की स्थापना कराई थी? तो ये भी पता चलता है आपका पृथ्वीराज रासो से। तो ये था इस क्वेश्चन का डिटेल। अगला क्वेश्चन, जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था? तो ये था बुंदेलखंड का नाम। चंदेल वंश के शासक थे नन्नुक, और इनका पौत्र जय सिंह या जेजा के नाम से जाना जाता था। और इसी के नाम पे इस बुंदेलखंड का नाम जेजाक भुक्ति पड़ा था। धंगदेव किस वंश का शासक था? तो ये शासक था जेजाक भुक्ति चंदेल के। ठीक है, धंगदेव जो है ब्राह्मण धर्म का पुजारी था या अनुयायी था। और इसी के टाइम पीरियड में मातंगेश्वर मंदिर इसी ने संभवतः बनवाया था। और ये मातंगेश्वर मंदिर आपका है कहाँ? खजुराहो में है। मैं इसके बारे में पूरा डिटेल आपको जब प्राचीन काल पढ़ा रहा था, तो प्राचीन जो स्थापत्य कला के अंतर्गत मैंने एक वीडियो डाला है, और उसमें पूरा पढ़ाया है। खजुराहो आपका छतरपुर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट मंदिर है मातंगेश्वर, और ये भगवान शिव को समर्पित है। जैसा कि यहाँ खजुराहो में बहुत ही इम्पोर्टेंट मंदिर है, एक बृहदेश्वर मंदिर भी है। और ये जो है विद्याधर के टाइम पीरियड में बना था। ठीक है, ये दो मंदिर बहुत इम्पोर्टेंट है खजुराहो की। और खजुराहो में लगभग 85 मंदिर पाए जाते हैं जो चंदेल शासकों ने ही बनवाया था। ठीक है, ये कब से कब पीरियड में 950 से लेकर 1050 ईस्वी के मध्य इन्होंने ये सब काम किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालक्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट के से चयन कीजिए। तो देखिए, ये 4 राजा हैं और इनके बारे में आपको क्रम में लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके विद्याधर हैं। विद्याधर का टाइम पीरियड था 1019 से 1029 के मध्य। ठीक है, धंग जो हैं 950 से 1002 ईस्वी के मध्य रहे। यशो वर्मा का टाइम पीरियड 930 ईस्वी से 950 ईस्वी के मध्य रहा। और कीर्त वर्मा जो हैं 1060 से 1100 ईस्वी के मध्य रहा। तो इस तरीके से अगर आप इनका क्रम लगाएंगे तो आपका पहला होगा यशो वर्मा आएंगे, फिर उसके बाद दूसरा नंबर होगा धंग का, और तीसरा नंबर होगा विद्याधर का, और चौथा नंबर होगा कीर्ति वर्मा का। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था परमार के राजा भोज ने बनवाया था। राजा भोज एक राजा ही नहीं थे, ये प्रकांड विद्वान भी थे और इन्होंने कई पुस्तकों को रचना की, लेकिन उसमें से कुछ प्रमुख हैं
जिसका नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला पुस्तक है सरस्वती कंठाभरण, फिर अगली पुस्तक है इनकी श्रृंगार प्रकाश, फिर है प्राकृत व्याकरण, फिर चौथा है कूर्म शतक, फिर अगला है श्रृंगार मंजरी। ये सारी पुस्तकें मैं आपको सिर्फ देखने के लिए नहीं बता रहा हूँ, इनको आप याद रखिए, याद रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। अगला क्वेश्चन, पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थे, तो ये उत्तर बंगाल का राजवंश था। ठीक है। पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो ये गोपाल थे। गोपाल जो हैं एक क्षत्रिय राजा थे और ये बौद्ध अनुयायी थे, और इन्होंने नालंदा में एक विहार का निर्माण करवाया था। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है, तो ये बिहार में है। उदंतपुर को उदनापुर भी कहा जाता था। इसकी स्थापना जो है पाल वंश के शासक गोपाल ने कराई थी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि गोपाल जो है एक क्षत्रिय था और इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। एक प्रकार से बौद्धिस्ट थे और इन्होंने नालंदा में एक विहार भी बनवाया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था, तो ये थे धर्मपाल। धर्मपाल की एक उपाधि थी परम सौगत की भी। इसने जो है विक्रमशिला तथा सोमपुरी में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। ऐसा माना जाता है कि इसने 50 धार्मिक विद्यालय की स्थापना की थी। तो ये एक अच्छा काम इन्होंने किया था धर्मपाल जी ने, कि विद्यालय का महत्व इन्होंने समझा और उस टाइम पीरियड में इन्होंने इतने विद्यालय स्थापित किए, एक बड़ी बात है। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी, तो ये धर्मपाल ने की थी। इनकी एक उपाधि थी परम सौगत की, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है। और इसका टाइम पीरियड जो है 770 से 810 ईस्वी के मध्य रहा। और ये जो आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, जब नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट हो गया तो इसकी जगह इसने ले लिया विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई, तो धर्मपाल हैं। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के द्वारा करवाई गई थी, तो ये कराई गई थी पाल वंश, और पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो ये कराया था धर्मपाल ने। ठीक है। प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी धर्मपाल ने। निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, तो ये थे धर्मपाल। धर्मपाल थे गोपाल वंश के शासक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज किस राज्य में स्थित था, तो ये बिहार में है। ठीक है। और इस वंश की स्थापना, इस विद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने कराया था और ये पाल वंश के शासक थे। ठीक है। पाल वंश के स्थापना किसने कराया था, गोपाल ने कराया था। निम्नलिखित में से किस या किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, तो पहले हैं आपके गोपाल और दूसरे हैं नंदीवर्मन पल्लवमल। ठीक है। ये दो ऐसे व्यक्ति थे, इनको जनता ने चुना था और आपका ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था, आपका नालंदा था, विक्रमशिला था और उदंतपुर था। यही जो है आपका ऑप्शन नहीं था उस टाइम पीरियड में ये शिक्षा का केंद्र। वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी ज़िले में ये जो है तहसीला आपका स्थित है, पाकिस्तान के रावलपिंडी। तक्षशिला जो है प्राचीन समय में ये गांधार राज्य की राजधानी थी। प्राचीन काल में तक्षशिला शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी भी आते थे, जिनमें राजा महाराजा भी पढ़े, जैसे कौशल के राजा प्रसेनजीत, बिम्बिसार का राजवैद्य जीवक, कनिष्क का राजवैद्य चरक, बौद्ध विद्वान वसुबंध, चाणक्य आदि ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी तक्षशिला विश्वविद्यालय से। बहुत ही इम्पोर्टेंट था ये विश्वविद्यालय। ठीक है। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त और तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासक ने भी इस विहार को दान दिया था।
पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाल वंश के काल में जो है उदंतपुर में भी एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा पहले भी कर चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो ये रखी थी दंतदुर्ग ने 736 ईस्वी में, और दंतदुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ नाम का जो है यज्ञ भी किया था। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो ये थे दंतदुर्ग, और इन्होंने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो ये था अमोघ वर्ष, जो राष्ट्रकूट वंश का था। महानतम प्रतिहार राजा था, तो ये था आपका मिहिर भोज, और इसका टाइम पीरियड जो है, शासनकाल जो है 836 से 885 ईस्वी के मध्य रहा। अब धर्मपाल की बात करें तो ये पाल वंश का शासक था। आपका पुष्यभूत वंश का शासक था, और महेंद्रपाल जो है प्रतिहार वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदिवराह की थी? तो ये थी मिहिर भोज की। ये वैष्णव मतानुयायी थे। इन्होंने जो है आदिवराह के अलावा एक और उपाधि धारण की थी, वो थी प्रभास नाम से। निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम काल क्रमानुसार संयोजित कर नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। नागभट्ट द्वितीय की अगर हम बात करें तो इनका टाइम पीरियड जो है 800 से लेकर 833 ईस्वी के मध्य रहा। महीपाल का जो है 912 से लेकर 944 ईस्वी के मध्य रहा। महेंद्रपाल का टाइम पीरियड जो है 885 से 910 ईस्वी के मध्य रहा। और वत्सराज की अगर बात करें तो इनका टाइम पीरियड जो है 775 से लेकर 800 ईस्वी के मध्य रहा। तो इस तरीके से अगर हम क्रम बनाएं कि कौन सही है, चौथा होगा वत्सराज होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर आएगा नागभट्ट द्वितीय का, फिर महेंद्रपाल, फिर अंतिम में आपके आते हैं महीपाल। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी भरतृभट्ट 1। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो ये हैं कुमारपाल। कुमारपाल का वंश का नाम था सोलंकी वंश। निम्नलिखित में से किसे एक नया सम्मत चलाने का यश प्राप्त है? तो ये लक्ष्मण सेन का है, और लक्ष्मण सेन जो हैं सेन वंश के शासक थे। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा किया गया था? तो ये सेनों द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विद्ववेत्ता थे? तो ये आपके विज्ञानेश्वर भी थे, हेमाद्रि भी थे, और जीमूत वाहन थे। ये मध्यकालीन के थे। वैसे तो राजशेखर भी विद्वान थे, लेकिन ये मध्यकालीन के नहीं थे। अब अगर हम बात करें कि इन विद्वानों ने काम क्या क्या किया था, तो विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क स्मृति पर मिताक्षरा नाम से टीका लिखा था। आपके जीमूत वाहन जो हैं दाय भाग लिखे थे। और ये आपके हेमाद्रि जो हैं ये 13वीं शताब्दी में कर्नाटक के विद्वान थे। इन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदय पर टीका लिखा था। अब राजशेखर की बात कर लेते हैं। राजशेखर जो हैं गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं उसके पुत्र महीपाल के दरबार में रहते थे। इन्होंने कुछ प्रमुख पुस्तकें लिखी है, जैसे कर्पूर मंजरी, बहुत ही फेमस है, आपके एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। काव्य मीमांसा, इनकी सारी पुस्तकें आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए यही दो याद रखिए, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये दो जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार में संबंधित थे? तो ये जो है आपके महीपाल के दरबार से भी संबंधित थे, और महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से भी संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, सूची 1 आपका राजवंश दिया गया है, और सूची 2 राजधानियाँ दी गई हैं। कोड के आधार पर इनको मिलान करना है। तो प्रतिहार जो है आपका कन्नौज इनकी राजधानी थी। चोलों की राजधानी जो है तंजौर थी। परमार की राजधानी जो है धारा थी, और सोलंकी वंश की राजधानी जो है
आन्हिलवाड़ थी। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी सही होगा। 1 का दा, 2 का आ, 3 का सा और 4 का बा। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, तो ये की थी नागभट्ट प्रथम ने, और इनका टाइम पीरियड जो है 730 से 756 ईस्वी के मध्य रहा। अगर बात कर लें गुर्जर का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है ऐहोल अभिलेख में, और एक है ग्वालियर अभिलेख, यहाँ से मिलता है। और ऐहोल अभिलेख किसका था, तो ये था पुलकेशिन द्वितीय का। इनके बारे में मैंने डिटेल में पढ़ा है, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। और ये चालुक्य वंश के शासक थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक, सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के, ठीक है। और अब बात करते हैं नागभट्ट की। तो इसमें जो ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि इसने म्लेच्छ शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया था, जो संभवतः सिंध प्रांत या अरब सागर के थे। इस प्रकार नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की रक्षा भी की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह थे। तो यहाँ आपको 4 राजवंश दिए गए हैं। इसमें से पाल शामिल था, गुर्जर शामिल था, राष्ट्रकूट शामिल था। इसका रीज़न क्या था कि कन्नौज पे आप सभी को पता होगा कि इस पर राज्यवर्धन का शासन था। कन्नौज को जो है ना महोदय श्री भी कहते हैं या महोदया श्री भी कहते हैं, ठीक है। इसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है कन्नौज का, क्योंकि ये संपन्न था। जब ये मर गया तो पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट, ये 3 राजवंश जो हैं आपस में भिड़ने लगे कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। लेकिन अंततः जो है इस पर विजयी हुआ गुर्जर प्रतिहार। फाइनल विजय जो है प्रतिहारों का हुआ और इन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन सी सही होगा, 2, 3, 4। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, तो प्रतिहार था, पाल था, राष्ट्रकूट था, आपका चोल वंश नहीं था, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया है। महोदया किसका पुराना नाम है, तो ये कन्नौज का नाम था पुराना। महोदया या महोदय श्री इसे कहा जाता था, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था, तो ये आपका कन्नौज ही था। और कन्नौज पर शासन किसका था, राज्यवर्धन का। फिर उसके बाद राज्यवर्धन के बाद प्रतिहारों का शासन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ आपका दिया गया है पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर, और दूसरा वर्तमान स्थिति कोल या कोयल, ये अलीगढ़ सही है। महोत्सव नगर महोबा को कहा जाता है, ये भी सही है। महोदय श्री कन्नौज को कहा जाता है, ये भी सही है। जेजाक भुक्ति जो है कौशाम्बी को नहीं कहा जाता है, ये गलत है आपका। जेजाक भुक्ति को बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। इसके बारे में मैं डिटेल में बात किया हूँ पिछले कुछ क्वेश्चनों में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी, तो ये थे जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह सिद्धराज जो हैं गुजरात के चालुक्य वंश से संबंधित थे। जय सिंह सिद्धराज जो हैं एक सहिष्णु शासक थे। इनके बारे में मुस्लिम लेखक मोहम्मद औफी का कहना है कि खंभात में कुछ मस्जिदों है तो इन्होंने 1 लाख मुद्राएं दान में दी थी। परमार वंश का संस्थापक कौन था, तो परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र या कृष्णराज था, ठीक है। आपका ऑप्शन बी सही होगा। राजा भोज ने शासन किया था, तो इन्होंने जो है धार पर शासन किया था। राजा भोज जो हैं परमार वंश के शासक थे। परमारों की जो है 2 राजधानियां थी, पहले उज्जैन में था, बाद में इनका राजधानी जो हो गया धार बनाया गया। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी थी, तो ये थी आपकी भगवती सरस्वती। भोजशाला मंदिर आपकी जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ पर जो है ये चाहे भगवती सरस्वती कहिए चाहे वाग देवी कहिए, इन्हीं की ये मंदिर है यहाँ पर, ठीक है। और भोजशाला का निर्माण जो है परमार शासक राजा भोज ने कराया था, और ये संस्कृत पाठशाला के रूप में था। ये मंदिर जो है संस्कृत पाठशाला के रूप में था, लेकिन वर्तमान में जो है ना ये जो क्षेत्र है आपका संस्कृत पाठशाला का, ये अब जो है कमाल मौला मस्जिद परिसर में हो गया है।
इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो इसमें से जो है गांगेय परमार वंश का शासक नहीं था, ये बल्कि कलचुर वंश का शासक था और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। बाकी जो हैं उदयादित्य, मुंज और उपेंद्र, ये सभी परमार वंश के शासक थे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये प्रसिद्ध स्थान है और ये क्षेत्र है और इसमें जो सही है उसको मिलान करना है। तो देखिए, इसमें जो है आपका बोध गया बुंदेलखंड में ना होकर बिहार में स्थित है। खजुराहो जो है बुंदेलखंड में ही है, ये आपका सही है। ठीक है। शिरडी जो है ये है अहमदनगर महाराष्ट्र में। नासिक आपका मालवा में नहीं है बल्कि ये है महाराष्ट्र में। और तिरुपति जो है ये सही है, रायलसीमा में है और ये किस जगह है? तो आंध्र प्रदेश में। तो इस तरीके से आपका पांचवा और दूसरा सही है, बाकी सारे की सारे मिलान गलत हैं। तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन सही होगा, 2 और 5। गौड़वाहों की रचयिता कौन थे? तो ये वाग्पत थे। वाग्पत जो हैं यशोवर्मन के आश्रित कवि थे। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? तो ये निरूपित करता है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी सही होगा। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो ये आपका जो है सुल्तान जैनुल आबदीन था। ये एक सहिष्णु शासक था। इसने जो है बहुत सारी पुस्तकों का, ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद कराया और ये जो है इनके यहाँ श्री भट्ट और थे मंसूर बिन अहमद, ये 2 लोग इनके यहाँ संरक्षित वैद्य थे। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम जो है शाही खां था और ये एक सहिष्णु शासक थे। इनके राज दरबार में 2 विद्वान रहते थे, एक श्री भट्ट और दूसरे थे मंसूर बिन अहमद, जो दोनों वैद्य थे। इसकी तुलना जो है अकबर से की जाती है क्योंकि अकबर भी लगभग सहिष्णु ही था और ये शाही खां या कह लीजिए जैन उल आबदीन ये भी जो है काफ़ी सहिष्णु था और इसने जो है हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर को हटा दिया था। ये सबसे बड़ी बात है, जजिया कर को इसने हटाया था और ये प्रथम ऐसा शासक था जिसने गोहत्या को निषिद्ध कर दिया था, रोक दिया था। और ये जो है महाभारत, दशावतार, राजतरंगिणी जैसे ग्रंथों को फारसी में अनुवाद भी करवाया था। तो ये सब बातें आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये नान्यदेव थे। कर्नाट वंश था कहाँ पर? तो ये था मिथिला में। कर्नाट वंश का जो टाइम पीरियड था ये 1097 से लेकर 1325 ईस्वी के मध्य रहा। ये नान्यदेव जो है एक महान योद्धा था और इसकी राजधानी जो थी सिमरावगढ़ थी। और कर्नाट वंश का जो शासन था मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये थे हरि सिंह और इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कर्नाट वंश कहाँ था? तो मिथिला में था। ठीक है, मिथिला में ये वंश शासन कर रहा था और ये कर्नाट वंश जो है मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता था, शॉर्ट टाइम पीरियड था। इन्होंने ऐसा अपना शासन किया था। अगला क्वेश्चन, कुरुशपाल शिलालेख किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है सोमेश्वर प्रथम के बारे में जानकारी देता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर रियासत के कुरुशपाल गांव से सोमेश्वर प्रथम का शिलालेख प्राप्त हुआ है। संस्कृत भाषा में यह लिखा हुआ है और इसमें 39 पंक्तियां हैं। इसमें सोमेश्वर द्वारा ग्राम दान का विवरण भी प्राप्त होता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था तो इनका जन्म जो है 570 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 632 ईस्वी में हुई थी। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक यही हैं, पैगंबर हजरत मोहम्मद। और जो है इनका जन्म किस जगह हुआ है? तो ये मक्का में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, और ये मक्का आपका कहाँ है? तो सऊदी अरब में है। इसीलिए ये सऊदी अरब पवित्र स्थान माना जाता है इस्लाम धर्म में। मक्का कहाँ है? तो ये सऊदी अरब में है। हिंद, भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था
तो ये जो है अरबों ने किया था। ऋग्वेद में उल्लिखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। परंपरानुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। ईरानियों ने इस देश को, भारत को मतलब हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया था तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। तो हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, हिंदू शब्द जो है अरबों ने प्रयोग किया था सर्वप्रथम, और ईरानियों ने भारत को जो है हिंदुस्तान कहा था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था और ये आक्रमण जो है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। उस समय सिंध पर शासन किसका था? तो दाहिर का था और दाहिर हार गया इस युद्ध में। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण जानकारी। तो पहला मुस्लिम शासक किसने भारत पर आक्रमण किया? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम और ये अरब देश का था। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो ये 712 ईस्वी में हुई। उस समय जो राजा दाहिर थे, इन्होंने काफ़ी डट कर मुकाबला किया मोहम्मद बिन कासिम का, लेकिन बदकिस्मती से हार गए ये। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था तो ये मोहम्मद बिन कासिम था। बार बार क्वेश्चन आएगा, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसके बारे में आप ध्यान में रखिएगा। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था और ये बात कब की है? 8वीं सदी की है। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये अरब थे और अरब का किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम था तो ये अरबी था। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंध देश की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी अरोड़। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो ये अल्पतगीन था। अगर गजनी वंश की बात करें तो इसका एक और नाम है यामीनी वंश। अल्पतगीन जो है अपनी राजधानी जो है गजनी को बनाया। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। ठीक है, ये बात सही है। वह भारत पर अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, ये बात गलत है। ये एक प्रकार का लुटेरा था और भारत को बार बार लूटने का प्रयास करता था। तो इस तरीके से ऑप्शन सी सही होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो ये थे विद्याधर। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ये उतबी था। महमूद गजनवी एक शिक्षित और सुसभ्य था। यह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। इसने जो है अपने समय में महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसका दरबारी इतिहासकार उतबी था और उतबी ने एक पुस्तक लिखी थी किताबुल यामनी और इसे तारीख ए यामनी नामक ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। शाहनामा का लेखक कौन था? तो ये फिरदौसी था। फिरदौसी जो है महमूद गजनवी के दरबार में एक प्रसिद्ध विद्वान कवि भी था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो ये अलबरूनी था। अलबरूनी जो है प्राचीन ख्वारिज्म देश का रहने वाला था और ये जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी जो है एक इतिहासकार ही नहीं था, इसके ज्ञान और रुचियों को व्याप्त जीवन के अन्य क्षेत्रों तक भी थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषध विज्ञान, गणित और धर्मशास्त्र, इन सब में भी इसकी रुचियाँ थी। और इसने जो है संस्कृत का अध्ययन भी किया और अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र, वराहमिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसने जगह जगह भगवत गीता, विष्णु पुराण तथा वायु पुराण को लिखा। अलबरूनी ने अपनी अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद की रचना की थी। तो अलबरूनी की रचना याद रखिएगा, तहकीक ए हिंद। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? इसके बारे में मैं आपको चर्चा कर चुका हूँ। अलबरूनी आया था। अलबरूनी जो है भारत में आया था तो ये आया था
11वीं शताब्दी ईस्वी में। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? अलबरूनी था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, यही गलत है। इसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत के प्रभावित था, ये बात सही है। वह संस्कृत का विद्वान था, ये भी बात सही है। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, ये भी बात सही है। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया? तो ये थे भीमदेव। इसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए या जारी किए? तो ये महमूद गजनवी ही था। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? तो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था। आप सभी इसके बारे में जानते हैं कि ये 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान से हार गया था और ये युद्ध जो है तराइन के मैदान में लड़ा गया था। फिर इसने जो है 1192 ईस्वी में लड़ा युद्ध तराइन के मैदान में ही और इसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो भीम द्वितीय थे, इन्होंने 1178 ईस्वी में हराया था। और ये जो है ना मोहम्मद गोरी की भारत में पहली हार थी। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? ये चंदावर का युद्ध था, 1194 ईस्वी में इसने पराजित किया था। अगर बात करें जयचंद शासक कहाँ के थे? तो ये थे कन्नौज के गढ़वाल राजवंश से। बात करें चंदावर, ये वर्तमान में है कहाँ? तो वर्तमान फिरोजाबाद में है। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो ये जयचंद थे और इनको हराया था 1194 ईस्वी में। ठीक है, 1194 के चंदावर युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? जयचंद को हराया था। और आपका ये चंदावर है कहाँ? तो वर्तमान फिरोजाबाद में है, यमुना के तट पर। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो ये था तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। पहले युद्ध में हार गया था जो कि 1191 ईस्वी में लड़ा गया था तराइन में, और दूसरा 1192 ईस्वी में लड़ा गया, ये भी तराइन में हुआ था, लेकिन गोरी ने इनको हरा दिया था। तब जो है मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो ये थी मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर। एक तरफ लक्ष्मी जी की चित्र बना था और दूसरी तरफ जो है कलमा खुदा हुआ था अरबी भाषा में। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो ये प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। गोरी जो है विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अख्ता प्रथा स्थापित की और 1192 से 1206 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत में विजित भागों पर प्रशासन संभाला था। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो ये था बख्तियार खिलजी, जो कि बहुत दुष्ट आदमी था। इसने जो है जितने भी उस समय के विद्यालय थे उनको नष्ट कर दिया, जला दिया। लोगों को हराया तो अलग बात है, लेकिन इसने संस्थानों को भी बर्बाद किया, जिसमें नालंदा आपका प्रमुख था। फिर विक्रमशिला भी था, इसी ने इसी को बर्बाद किया। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो यही था बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था, यहाँ विध्वंस किसने किया था? तो ये बख्तियार खिलजी ही था, जिसने नालंदा बौद्ध बिहार को बर्बाद कर दिया। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। पहला आपका है भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, बात सही है। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, ये भी बात सही है, तभी तो सफल हो गए। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए सही होगा। कथन ए और आर दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या भी करता है। रेशम बुनकरों को श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? तो ये मिलती है आपकी दसपुर शिलालेख से। ये शिलालेख जो है कुमारगुप्त के शासनकाल का है और इसी में जो है कुमारगुप्त के जो राज्यपाल थे वंदवर्मा का भी उल्लेख मिलता है दसपुर के शिलालेख में। दसपुर आपका ये मंदसौर में है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आज की क्लास आपकी एंड होती है और ये पहला वीडियो था मध्यकालीन इतिहास का। आशा करते हैं कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और
एक लाइक ज़रूर किया करिए। अगर हो सके तो वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाइए, चैनल की रीच भी बढ़े। और मैं जल्द ही आपको नए टॉपिक में मिलूँगा। वो होगा आपका दिल्ली सल्तनत, जो वास्तविक में आपका कालीन इतिहास होगा। ये तो एक प्रकार का डेमो था मध्यकालीन इतिहास का। ये मध्यकालीन नहीं बल्कि पूर्व मध्यकालीन इतिहास के बारे में आज आपने पढ़ा। यहाँ से आपको 96 क्वेश्चन मिले। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। और यहाँ से गारंटी है 100% क्वेश्चन फंसते हैं। आपकी किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे आपको क्वेश्चन मिलेगा इसी वीडियो से। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।